हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अगले लेक्चर की बात करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने सर्कल में बहुत सारी बातें कर ली है। हम लोग टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोग ये बात किए थे कि टेंजेंट कैसे निकाला जाए। एक तरीका हम लोगों ने देखा कि जिसमें डिफरेंशिएशन मेथड, जब हम लोग किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं और उस सर्टेन पॉइंट पर उस dy बाई डी एक्स में उस पॉइंट का वैल्यू पुट करते हैं, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप दे रहा होता है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, इस कर्वेचर पर किसी पॉइंट का टेंजेंट को शो करता है। तो ये टेंजेंट, ठीक है। अब टेंजेंट निश्चित तौर पर अगर ये कर्वेचर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो टेंजेंट चेंज कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने पता चला जैसे ही फंक्शन ऑफ x और y जो भी है, x और y दोनों ही हो सकता है, कर्वेचर है तो x और y का फंक्शन होगा, और उस कर्वेचर के अलग अलग पॉइंट का वैल्यू अगर उसमें हम लोग पुट करते रहें dy बाई डी एक्स में, तो अलग अलग पॉइंट का वो टेंजेंट देता है। और इसके बेसिस पर हमने एक पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन निकाला था। अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पर्टिकुलर सर्कल की बात की थी। अभी हम लोगों ने जनरल की बात नहीं की। हम लोगों ने ये कहा था कि सेंटर जब ओरिजिन हो और इस सर्कल को हमने डिफरेंशिएट किया था और हमने इस टेंजेंट का स्लोप निकाला था, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस टेंजेंट का इक्वेशन हमने निकाला था। हम लोगों ने एक बात भी रिजर्व किया था, वो ये कि अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाता है एक्स एक्स वन से और वाई स्क्वायर वाई वन से, और ये जो इक्वेशन बनता है टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है इस सर्कल पर एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1। ये इसमें इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सर्कल का जनरल इक्वेशन हमारे पास है, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, ओरिजिन सेंटर पे है, ठीक। अगर ओरिजिन कहीं और हो, सेंटर सर्कल कहीं और है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग को आसानी से कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन मेथड का कैसे यूज करें। क्योंकि डिफरेंशिएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर जगह काम आने वाला है। आगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी कोनिक सेक्शन का पार्ट करने वाले हैं, वहां पे ये काम आएगा। तो मैं इसीलिए डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। अब हमारे पास एक सर्कल है, कहीं भी है, जिसका -g और -f सेंटर होगा, और किसी सर्टेन पॉइंट x1 y1 पे हमें टेंजेंट निकालना है, ठीक है। x1 y1 पे हमें टेंजेंट निकालना है। कैसे हम लोग इसको निकालें? तो सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस कर्व का इक्वेशन है। अगर इस कर्व का ये इक्वेशन है, और अगर हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स अगर निकाल लें, तो इसके टेंजेंट का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली हर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा, इसलिए dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, वो फंक्शन ऑफ x एंड y आएगा, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग करें? तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन में कहीं पे प्रॉब्लम हो, वो क्लास 12 में और इजी वे में हो जाता है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इसे हम लोग अभी मानकर चलेंगे कि ऐसा होता है। 12 में उसके पूरे रीजनिंग को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टर्म को विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर प्लस डी 2gx बाई डी एक्स प्लस डी 2fy बाई डी एक्स प्लस डी कॉन्स्टेंट बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, उस साइड 0 है, डी 0 बाई डी एक्स, ठीक है, उस साइड 0 हो जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लोग कह सकते हैं 2y होगा, लेकिन वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y होगा,
है ना। लेकिन x के रिस्पेक्ट में हम इसे नहीं कर सकते हैं, या तो आप इतना पे ही रखो या फिर कुछ करो। तो वो जो कुछ है जिसे हम लोग चेन रूल कहते हैं, चेन रूल कहता है प्लस डी वाई स्क्वायर, डी वाई अगर मैंने नीचे में डिनोमिनेटर में अपने मन से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी डी वाई मल्टीप्लाई करना होगा, और डी एक्स तो पहले से है। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, और हमें डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड ही करना है। तो ये चेन रूल का फ़ायदा हो गया। टू जी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2g बचेगा, ठीक है। प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट का 0 होता है, 0 हो जाएगा, उस साइड भी कांस्टेंट है 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस, अब इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डैट मीन्स 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो 2 मैंने कॉमन निकाल के हटा दिया, तो अब क्या बचा हमारे पास, ये दो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, इसको इसी साइड रखते हैं और x और g को उस साइड भेज देते हैं। तो इस साइड डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा y प्लस एफ, और उस साइड क्या बचा माइनस एक्स प्लस जी, ये बचा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी बाई वाई प्लस एफ। ये हमारे पास क्या आया, हमने जो बात किया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या बात कर रहा है, ये स्लोप की बात कर रहा है, ये इस सर्कल पर स्लोप की बात कर रहा है, और स्लोप में भी स्लोप के टेंजेंट, टेंजेंट की बात कर रहा है, टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट की बात अब हम लोग करते हैं कि टेंजेंट तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट इधर होगा, हर पॉइंट का, सर्कल के हर पॉइंट के लिए टेंजेंट अलग अलग होगा, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की बात करनी है, यानी x1 y1 पे बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट का स्लोप दिखा रहा है, वो तो कहीं भी स्लोप दिखा रहा है, x और y का फंक्शन है, तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट को पुट कर देते हैं, यानी x के जगह x1 और y के जगह y1। तो हम ये बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन x1 y1, ठीक है। x1 y1 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो m इज इक्वल टू, मैं डी वाई बाई डी एक्स को अब m लिख दे रहा हूँ, माइनस x1 प्लस जी, माइनस x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ, ये हो गया स्लोप, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब स्लोप निकाल लिए तो इसका क्या फ़ायदा है हमारे पास, इसका ये फ़ायदा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन, इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लोग सीधा ही टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार देखते हैं। नाउ देखो, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो हम लोग जानते हैं, पहले से हम लोग पढ़े रहते हैं। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m तो हमें पता है, m हमें पता है, तो m को पुट कर देते हैं। तो चलो y इज इक्वल टू m यानी माइनस एक्स प्लस जी बाई x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ एक्स प्लस सी डैश ले लेते हैं, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में हमने सी मान रखा है, ठीक है। तो सी डैश कोई कांस्टेंट है यहाँ पे जिसे हमें फाइंड करना बचेगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन अभी भी सी डैश हमने नहीं फाइंड किया, ये कैसे फाइंड करें। तो ये जो टेंजेंट है x1 y1 से पास कर रहा है, x1 y1 पे अगर टेंजेंट है तो x1 y1 तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ भी अगर हम x1 y1 डाल दें तो वहाँ से हम c डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पुट कर दो,
y1 इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, प्लस x1 प्लस जी इंटू एक्स बाई y1 प्लस एफ इज इक्वल टू सी डैश हमने फाइंड कर लिया। अब ये देखो y1 प्लस एफ इसमें मल्टीप्लाई करो तो y1 स्क्वायर प्लस y1 एफ प्लस x1 एक्स प्लस x1 हाँ ठीक है x1 होगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 जी बाई y1 प्लस एफ इज इक्वल टू सी डैश। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने सी डैश का वैल्यू निकाला, लेकिन ये टर्म बहुत बड़ा लग रहा है। हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है ना, इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका फ़ायदा हमें आगे दिखेगा। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो x1 y1 है ये तो इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, यानी कि इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा ये तो सर्कल को सेटिस्फाई करवा देते हैं। क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और बाकी को उस साइड भेज देते हैं इज इक्वल टू माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 माइनस सी। ये हम लोग यहाँ से इसमें हम लोग पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, और सिंपल बनाने के लिए। तो देखो सिंपलिस्टिक तौर पे क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 2gx1 माइनस 2fy1। तो कर दो c डैश इज इक्वल टू माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 माइनस c, ये आ गया, और y1f प्लस x1g पहले से है प्लस y1f प्लस x1g बाई y1 प्लस f, ये हो गया। अब इसका फ़ायदा हमारे पास क्या हुआ, ये देखो y1f टू y1f कितना हो जाएगा, माइनस y1f बचेगा, x1g और x1g यानी माइनस 2 प्लस 1 माइनस x1g बचेगा और माइनस c बचेगा बाई y1 प्लस f। ये c डैश का वैल्यू आ गया। अब आ गया तो वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट करके देखते हैं फाइनल हमारा क्या आता है, क्योंकि हमें एक खास रिजल्ट बनाना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म तक हमें ले जाना है, इसलिए अभी हम लोग इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है, इस प्रोसेस से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सी डैश का वैल्यू जैसे पुट करेंगे वह इक्वेशन आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक ले जाना है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलो इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पुट करो y इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ एक्स प्लस c डैश के जगह ऊपर में माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं सारे, तो माइनस y1 एफ माइनस x1g माइनस c बाई y1 प्लस एफ, ठीक है। y1 प्लस एफ कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू y1 प्लस एफ, और सबको ना RHS वाले सबको इधर ले आते हैं, इधर से y1 प्लस एफ तो ख़त्म हो गया नीचे से, बस बचा ये, और इसमें नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यानी कि ये प्लस x इंटू x1 प्लस जी हो जाएगा, और ये टर्म पूरा इधर आएगा तो प्लस, सॉरी ये सब प्लस है, ये सारा प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस y1f प्लस x1g प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला टर्म तो यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये फाइनल क्या बनेगा, देखो मैं x वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ,
x(x1) ठीक है, फिर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ y(y1) प्लस y(y1), ठीक, फिर gx और x1g, g कॉमन निकाल लें, gx और x1g, तो यहाँ से मैं g को कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा x प्लस x1। इसी तरह yf और y1f, f कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा y प्लस y1, y प्लस y1, और बचा c प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब लोग कहेंगे ये ऐसा क्यों, इससे अच्छा तो देखने में ये लग रहा था, छोटा हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी कैसे ये रिलेट करेगा, इसके लिए पिछले लेक्चर में याद करो मैंने बोला था रिप्लेसमेंट एक्स स्क्वायर, सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया x(x1) से, और y स्क्वायर रिप्लेस हो गया y(y1) से, y(y1) से। ये दो रिप्लेसमेंट यहाँ भी है, देखो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई x(x1), वाई स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई y(y1). नाउ ये टर्म वहाँ नहीं था, ये टर्म वहाँ नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि g और f का वैल्यू 0 0 था। वहाँ पर हमने पर्टिकुलर केस लिया था पिछले लेक्चर में जो हम लोग किए, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो सेंटर है वो असल में ओरिजिन ही है। अगर ओरिजिन है तो ये तो 0 0 है, तो ये 0 0 हो गया था, इसके 0 0 होने की वजह से ये दो टर्म खत्म हो गया था, सीधे आ गया था, है ना। तो ठीक उसी तरह, लेकिन अभी तो 0 0 नहीं है, तो अभी क्या है, अभी ध्यान से देखो 2x इज रिप्लेस्ड बाई x प्लस x1। मैं इसको रब कर रहा हूँ, 2x is replaced by x plus x1 and 2y is replaced by y plus y1, 2y is replaced by y plus y1। ये रिप्लेसमेंट हुआ है। अगर ये रिप्लेसमेंट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 बोला जाता है। इसी को बोलते हैं, पहले इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, रुको। सर्कल के इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार बता दे रहा हूँ। इसे कहते हैं s इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे टर्म को, एक्सप्रेशन को, LHS का जो एक्सप्रेशन है उसे s नाम देते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आफ्टर रिप्लेसमेंट, आफ्टर रिप्लेसमेंट उसे बोल देते हैं t इज इक्वल टू 0 या t1 इज इक्वल टू 0। t1 क्यों, x1 y1 एक पॉइंट को वो शो कर रहा है, तो t1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज रिप्लेस्ड बाई x स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई x(x1), y स्क्वायर y(y1), 2x x प्लस x1, 2y y प्लस y1। इस तरीके से अगर रिप्लेस किए तो असल में t1 जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन को बोला गया, और t1 अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग समझ गए अब रिप्लेसमेंट, और ये जो रिप्लेसमेंट है हर पूरे कोनिक सेक्शन में ये बार बार आने वाला है, ये रिप्लेसमेंट। इसीलिए मैंने इस पे खास जोड़ दिया कि एक खास तरह से आप रिप्लेसमेंट को अगर समझ जाओ तो कोनिक सेक्शन में बार बार ये आपको आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है s इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को बोला जाता है, जिसमें एक टर्म यहाँ पे नहीं है, 2hxy करके होता है। जनरल इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। और ये जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्पेशल केस में सर्कल होता है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, जब ए और बी इक्वल हो जाए और एच का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि ये टर्म ना हो, बीच वाला ये टर्म नहीं हो, और ए और बी इक्वल हो जाए एंड एच इज इक्वल टू 0 हो, तब ये इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर खास कंडीशन में पैराबोला हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को शो करेगा। तो ये किस केस में क्या करेगा, और हम लोग कोनिक सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 और t1 इज इक्वल टू 0 टेंजेंट का अगर इक्वेशन समझ रहा है तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम लोगों ने पूरा इवोल्यूशन देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो डिफरेंशियल का जो डिफरेंशिएशन मेथड है, ये बहुत इजी बना देता है। मतलब कई बार हम लोग जनरल वे में बात किए हैं तो उसमें कई टर्म्स, लंबे लंबे इक्वेशंस दिख रहे हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कैलकुलेट करते हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे। टेंजेंट की बात अभी हम लोगों ने की है, नॉर्मल हमें अभी करना है, पोल, पोलर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ सर्कल, सारी बातें अभी करनी बाकी है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।